नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 21 देवेश और वीर के सामने आई काजल की सच्चाई। अब तक वीर और रागिनी जी अपना सर हाँ में हिलाते हैं। वही वीर भी शौक में था। वह रागिनी जी और देवेश से मतलब हम तीनों अवि के मन की बात सुन सकते हैं। रागिनी जी हम तीनों नहीं, चारों। देवेश और वीर मतलब रागिनी जी राकेश भी अवि के मन की बात सुन सकते हैं। फिर वह देवेश की तरफ, तुम मेरी बहुत और मेरे पोती या पोती के साथ ही वापस आना। देवेश मॉम, ऐसा भी तो हो सकता है वह मेरे बच्चे न हो। वीर, पहले हमें ये क्लियर करना होगा वह भाई के बच्चे हैं या नहीं। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वही रागिनी जी काफी खुश थी। वही ये खुशखबरी राकेश जी को भी बता देती है। अब आगे वही कंपनी में काजल फिल्म के डायरेक्टर विकास से बात कर रही थी। वही अक्षत और अवि ने काजल और डायरेक्टर को बात करते देख लिया था। दोनों दीवार के पीछे छिपकर उनकी बात सुन रहे थे। काजल, डायरेक्टर विकास, क्या आप अक्षत के साथ मेरे कुछ इंटीमेट सीन ऐड कर सकते हैं? मैं अच्छे से जानती हूँ आपको क्या चाहिए। मैं श्रेया जिंदल को आपके रूम में भेज दूंगी। काजल की बात सुनकर अवि मन में, ये सब अलग क्यों हो रहा है? ये सब इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। वही डायरेक्टर, मैं अपने कमरे में तुम्हारा वेट करता हूँ, तुम उसे ले आना। काजल ओके कह वहां से चली जाती है। वही अवि अपना फोन निकाल कर देवेश को कुछ एमएसजी करती है। वही देवेश और वीर देवेश के कैबिन में थे। वह अपने फोन पर आए मैसेज को चेक करता है। उसे मैसेज को पढ़ अवि की सुबह वाली बातें याद आ जाती हैं। तभी उसके केबिन में उसका असिस्टेंट भी आ जाता है। वह उसे फाइल को पकड़ाते हुए कहता है, सर ये मिस श्रेया जिंदल के डॉक्यूमेंट है। देवेश अपने असिस्टेंट से फाइल लेकर पढ़ने लगता है। वही वीर भी जल्दी से देवेश के पास आकर वह भी डॉक्यूमेंट पढ़ने लगता है। दोनों जैसे जैसे डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे वैसे हैरान हो जाते हैं। लास्ट में देवेश की नज़र श्रेया की फोटो पर जाती है। उस फोटो में श्रेया ने गले में एक लॉकेट पहन रखा था। वह उसे लॉकेट को देख हैरान हो जाता है। वह मन में, ये लॉकेट तो उस लड़की के गले में था जिसने मेरी जान बचाई थी। इसको मतलब श्रेया वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। देवेश को काजल पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि काजल ने कहा था उसने उसकी जान बचाई। देवेश ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उस दिन के बाद देवेश काजल पर अंधा विश्वास करता था। देवेश अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अपने असिस्टेंट से वीडियो के बारे में कुछ पता लगा। असिस्टेंट सर, वह वीडियो रियल है। हमने उस वीडियो को 3 अलग अलग जगह चेक कराया, रिजल्ट सेम आया। हमने वहां उस जगह की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की। असिस्टेंट उसे पेन ड्राइव पकड़ाते हुए, यह उसे जगह की सीसीटीवी फुटेज की कॉपी है। उसे वीडियो में मिस काजल ही है। असिस्टेंट की बात सुनते ही देवेश के पैर लखा जाते हैं। वीर देवेश को पकड़ लेता है। वीर के मन में भी काफी सवाल चल रहे थे। वह भी हैरान था, उसे भी काजल पर काफी गुस्सा आ रहा था। वही देवेश असिस्टेंट से, श्रेया के बच्चों को पिता कौन है ये पता चला। असिस्टेंट सर, हमने काफी पता करने की कोशिश की, कुछ पता नहीं चला और इतने सालों से शेरिया मैम किसी के साथ रिलेशन में भी नहीं थी। उन्होंने अकेले ही बच्चों को पाला है। देवेश अपने सर से कुछ बाल तोड़ असिस्टेंट को देख कहता है, मुझे शाम तक रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। असिस्टेंट ओक बॉस। वह वहां से चला जाता है। असिस्टेंट के जाने के बाद देवेश वीर से अवि जो मन में कह रही थी वह सब सच है। काजल हमें धोखा दे रही है। वीर, हमने उसे अपनी बायोलॉजिकल बहन से ज्यादा प्यार दिया, उसकी जगह उसे दी। अपनी बहन के लौटने के बाद भी उसे इग्नोर किया, उससे 1 मिनट तक बात नहीं की। वीर, फिर भी उसने हमें इतने सालों तक धोखे में रखा। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देवेश, वीर अभी तुम गुस्से में हो, थोड़ा दिमाग से शांत करो। हमें हमारे बहन को प्रोटेक्ट करना है और उसे के हर एक आंसू का बदला उससे लेना है। उसे इतनी आसानी मौत नहीं दे सकते।
वीर, अभी ने कहा था काजल, आज भाभी के साथ कोई गलत करने की सोच रही है। आपको भाभी को बचाना होगा। दक्ष और दक्षिता को की जान भी खतरे में है। हमें उन्हें भी प्रोटेक्ट करना होगा। देवेश वीर को घूरते हुए, भाभी। वीर, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मुझे तो मेरी भाभी पसंद है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मेरा एक भतीजा भतीजी भी है। देवेश, अभी यह साबित नहीं हुआ है, वह मेरे बच्चे हैं। वीर भाई, आप इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? जरा बच्चों की फोटो को ध्यान से देखिए। दक्ष आपका बेटा बिल्कुल आप जैसा दिखता है और दक्षिता बिल्कुल भाभी जैसी। मैंने उन्हें मन से भाभी मान लिया है और हाँ, मैं किसी को अपनी भाभी नहीं बनने दूंगा। श्रेया ही मेरी भाभी बनेगी और आप दक्ष और दक्षिता को अपना बेटा बेटी मत मानिए, वो मेरे भतीजा और भतीजी है। आपको जो सोचना है सोचिए। आपको यकीन करना तो करे, नहीं करना तो मत करिए। वीर अपनी कार की चाबी उठाते हुए, मैं तो जा रहा हूँ अपनी भतीजी और भतीजे से मिलने। वह फ्लाइंग किस देवेश को देते हुए वहां से चला जाता है। वह काफी खुश नजर आ रहा था। बाहर आते ही वीर दक्ष और दक्षिता की फोटो रागिनी जी को सेंड कर देता है, उनके एमएसजी करके सब बता देता है। वही रागिनी जी पहले ही काफी खुश थी, वह और खुश हो जाती है। वह सर्वेंट से बच्चों के खिलौने लाने को कहती है और अपने दोनों पोता पोती के लिए रूमर्स भी रेडी करने को बोल देती है। वह फोन पर सारी बातें राकेश जी को बता देती है। वही देवेश के कैबिन में देवेश बच्चों की फोटोज को ध्यान से देखने लगता है। सच में दक्ष बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था और दक्षिता श्रेया जैसी। देवेश बच्चों की फोटो पर अपने हाथ फिराने लगता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। बच्चों की फोटो देख उसे अलग ही एहसास हो रहा था। वही उसे काजल पर काफी गुस्सा आ रहा था, उसकी वजह से वह अपने बच्चों से इतने सालों से दूर रहा। देवेश मन में, तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगा, दोबारा जन्म लेने से पहले भी 10 बार सोचोगी। वही उसे श्रेया के बारे में याद आता है। वह अपनी सीट से खड़ा होकर श्रेया के पास जाने के लिए निकल जाता है। सॉरी गाइस, डेली चैप्टर्स अपलोड न करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी डेली चैप्टर्स अपलोड कर सकूं। एक चैप्टर लिखने में काफी टाइम लगता है। थैंक्स फॉर कमेंट एंड लाइक्स। दिल 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 बाय। चैप्टर 22, देवेश ने बचाया श्रेया को। अब आगे। वही सेट पर काजल श्रेया के पास जाती है। काजल, श्रेया से, कैन यू अकम्पनी मी टू फाइंड डायरेक्टर फॉर ए मोमेंट? क्या तुम मेरे साथ स्क्रिप्ट डिस्कस करने के लिए डायरेक्ट विकास के पास चल सकती हो? श्रेया, व्हाट्स रॉन्ग? काजल। काजल, डायरेक्टर को डिटेक्टर की बातें याद आ जाती है। डायरेक्ट श्रेया इज क्वाइट एरोगेंट। विल शी अग्री? काजल, शी इज जस्ट एन आर्टिस्ट साइंड अंडर माई सेकंड ब्रदर। व्हाट देयर टू बी प्राउड ऑफ? यू जस्ट वेट इन योर रूम। वह सिर्फ मेरे दूसरे भाई के लिए काम करने वाली आर्टिस्ट है। उसे किस बात का घमंड है? आप बस अपने कमरे में वेट करें। कोष्टक। डायरेक्टर, देन आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द रूम टू कम ओवर। फिर मैं कमरे में तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए काजल, श्रेया से, आई जस्ट वांट डायरेक्टर टू हेल्प मी रिवाइज द स्क्रिप्ट। आफ्टर ऑल यू आर द फीमेल लीड। अ लॉट ऑफ द सीन्स ऑल्सो नीड योर अप्रूवल। मैं बस इतना चाहती हूँ कि डायरेक्टर स्क्रिप्ट को रिवाइज करने में मेरी मदद करें। आखिरकार आप फीमेल लीड हैं। बहुत सारे दृश्यों को आपके अप्रूवल की भी आवश्यकता है। श्रेया, डायरेक्टर was a bit unhappy because of the stand-in issue during the day. Moreover, I heard he privately. दिन भर मामला रुका रहने के कारण निर्देशक थोड़ा नाखुश थे। इसके अलावा मैंने सुना है कि वह परिवेटेली में। इतना कह वह शांत हो जाती है। काजल, ओ आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? श्रेया काजल को हाँ कह देती है क्योंकि वह यहाँ के सीईओ की बहन थी। श्रेया, ओक आई विल कंपनी यू। काजल मन में, अगर तुम मेरा लीडिंग रोल नहीं चुराती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। अक्षत और मैं इस फिल्म के कारण काफी पास आ जाते। ये तुम्हारी सजा है फीमेल लीड होने की और मेरे अक्षत के साथ रोल करने की। जो भी मेरे और अक्षत के बीच आएगा मैं सबको खत्म कर दूंगी। तुम्हें तो बस थोड़ी सी सजा दी है। थोड़ी देर बाद श्रेया और काजल डायरेक्टर के रूम में बैठे हुए थे। डायरेक्टर की नजरें सिर्फ श्रेया पर टिकी हुई थी। वह हवस भरी नजरों से श्रेया को देख रहा था। वही श्रेया डायरेक्टर की नजरों से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। डायरेक्टर काजल को कुछ इशारा करता है। काजल बहाना बनाते हुए, श्रेया मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तब तक तुम डायरेक्टर से बातें करो।
श्रेया अपनी सीट से खड़ी होकर जाती है। वह काजल के यहाँ से जाने की बात सुनकर घबरा गई थी। श्रेया, काजल से मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। काजल उसको मना करते हुए मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। काजल वहां से चली जाती है। वह बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद कर मुस्कुराने लगती है। वही काजल के जाते ही डायरेक्टर श्रेया को अजीब तरफ छूता है। श्रेया घबरा जाती है। वह डायरेक्टर से कहती है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर, भोली मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है। इतना कहते ही वह उसे पकड़ लेता है। श्रेया उसे धक्का देती है। वह समझ गई उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वह जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। डायरेक्टर अपनी टाई निकालते हुए शैतानी मुस्कान के साथ श्रेया की तरफ बढ़ रहा था। श्रेया दरवाजा खोलने की काफी कोशिश कर रही थी। वह चिल्लाने लगती है, कोई है, दरवाजा खोलो, प्लीज हेल्प मी। वही वह देखती है डायरेक्टर उसके पास ही आ रहा है। वह घबरा जाती है। वही डायरेक्टर उसे पकड़ लेता है। वह उसको सोफे पर गिरा देता है। श्रेया चिल्लाने लगती, छोड़ो मुझे। डायरेक्टर उसे किस करने की कोशिश करता है, पर श्रेया अपने हाथ पैर मार रही थी जिससे वह डिस्टर्ब हो रहा था। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वह श्रेया के बालों को कस के पकड़ लेता है और एक जोरदार थप्पड़ उसे मारता है। वही देवेश सेट पर पहुंच गया। वह श्रेया को ढूंढने लगता है। श्रेया कहीं नहीं मिलती। वह अपने असिस्टेंट को कॉल करके सीसीटीवी में श्रेया कहाँ है पता लगाने को कहता है। असिस्टेंट जल्द ही उसके पास आकर उसे बताता है, मिस काजल श्रेया मैम के साथ डायरेक्टर के रूम में गई थी, पर उस रूम से मिस काजल ही अकेले बाहर आई। देवेश जल्दी से डायरेक्टर के रूम की तरफ भागने लगता है। उसका असिस्टेंट भी उसके साथ था। वही रूम में डायरेक्टर श्रेया से कहता है, मैं सब जानता हूँ तुम जैसी आर्टिस्ट को। श्रेया रोते हुए, सर ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट को पता लगा वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। डायरेक्टर हंसते हुए, इट वॉज काजल हु पर्सनली ब्रॉट यू टू मी। और तुम कह रही हो प्रेसिडेंट मुझे छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वह अपनी बहन की बात न सुनकर तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे? श्रेया को पता लगता है काजल ने उसे डायरेक्टर के हवाले करा है। उसे सदमा सा लगता है। वह चिल्लाते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। डायरेक्टर हंसने लगता है। वह फिर उसके ऊपर झुक उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। श्रेया अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश कर रही थी। वह चिल्ला रही थी। वही देवेश और उसका असिस्टेंट दोनों जल्दी ही डायरेक्टर के रूम के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें श्रेया की चिल्लाने की आवाज आती है। देवेश जल्दी ही दरवाजा खोलता है। सामने का नजारा देख गुस्से में भर जाता है। वह जल्दी से डायरेक्टर को श्रेया के ऊपर से उठाता है जो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। वह उसको 2-3 पंच मारता है। देवेश जल्दी से श्रेया के पास आता है। श्रेया देवेश के गले लग जोर जोर से रोने लगती है। उसने देवेश को टाइट हक कर रखा था। वह कांपती आवाज में उससे कहती है, वह मेरे साथ इतना कह रोने लगती है। देवेश उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही हूँ, वह तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। वही डायरेक्टर डरती हुई आवाज में कहता है, आई हैवंट टच हर येट। देवेश जिसे डायरेक्टर पर काफी गुस्सा आ रहा था, वह चिल्लाते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है, देव डील विद हिम। देव, यस सर। देवेश श्रेया को वहां से ले जाने लगता है। डायरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, ये प्लान तुम्हारी बहन काजल का था। उसी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। देवेश को अब काजल पर काफी गुस्सा आ रहा था। वह मन में कहता है, अभी के मन की बातें सच थी। हमने ही उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे ही वह कमरे के बाहर पहुंचता है, अक्षत और अभी उसे मिल जाते हैं। अभी श्रेया से पूछती है, आर यू ऑक? श्रेया, आई एम ऑक। देवेश, वह ठीक है, वह थोड़ी डरी हुई है। तभी अभी को पीकू की आवाज आती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मास्टर। श्रेया और देवेश की भयानक जिंदगी बदल गई। उनकी जिंदगी से खतरा टल चुका है। देवेश अभी से, थैंक यू अभी फॉर ऑल ऑफ दिस। देवेश श्रेया की तरफ मुड़ते हुए प्यार से उसके गाल को अपने दोनों हाथों से पकड़ा है और उससे कहता है, ये सब काजल की वजह से हुआ है। उसने हर बार तुम्हें फंसाने की कोशिश की है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर दर्द और तकलीफ का उससे बदला लूंगा। वह प्यार से उसके माथे को चूम लेता है। वही श्रेया के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। अभी और अक्षत मुस्कुरा रहे थे। स्माइल दो दिल बुक्स।
थैंक्स फॉर कमेंट एंड लाइक्स। दिल 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 दिल। चैप्टर 23 काजल को पड़े थप्पड़। अब आगे। काजल एक कमरे में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान थी। काजल, अब तक श्रेया काम तमाम हो चुका होगा। अब फीमेल लीड का रोल मेरा होगा। तभी उसी कमरे में देवेश और श्रेया एक साथ आते हैं। देवेश और श्रेया को देखकर काजल चौंक जाती है। वह अपनी जगह से खड़ी है होकर देवेश के पास आती है और उससे कहती है, भाई और मिस श्रेया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी श्रेया काजल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। श्रेया काफी गुस्से में थी। जैसे ही काजल को थप्पड़ मारा, काजल भी गुस्से में आ जाती है। काजल गुस्से में श्रेया से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? श्रेया जोर से चिल्लाती हुई एक कदम चुप। काजल, पहले ये बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? काजल अनजान बते हुए, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। श्रेया, डायरेक्टर विकास ने सब सच बता दिया है। ये सब तुम्हारा प्लान था। तुमने फीमेल लीड पाने के लिए डायरेक्टर को मुझे ऑफर करा। वह तुम थी जो स्क्रिप्ट डिस्कस करने के बहाने उनके रूम में मुझे लेकर गई थी और तुमने मुझे वहां अकेला छोड़ दिया। और अभी भी तुम कुछ न जानने का बहाना बना रही हो। काजल, श्रेया के कान के पास जाते हुए धीमी आवाज में, यू ऑलरेडी न्यू इट। तुम्हें सब पता चल गया। श्रेया, व्हाई आर यू ट्रीटिंग मी लाइक दिस? व्हाट हैव आई डन टू रॉन्ग यू? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? काजल, तुम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो और तुम्हारा बैकग्राउंड। अगर तुम डायरेक्टर के साथ सो भी जाती तो क्या? वैसे भी मुझे पता है तुम इतनी बड़ी स्टार कैसे बनी। अब बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे स्मॉल बैक वाले लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम इतने बड़े स्टार कैसे बनते हो। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। आखिरकार मेरे भाई की वजह से ही तुम आज इतनी बड़ी स्टार हो। वही काजल मासूम चेहरा बनाते हुए देवेश के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, भाई, इस लड़की ने मुझे मारा। शी जस्ट हिट मी। हरी अप एंड टीच हर अ लेसन फॉर मी। देवेश काजल का हाथ झट देता है। फिर वह भी एक जोरदार थप्पड़ काजल को मारता है। काजल देवेश की थप्पड़ मारने से हैरान हो जाती है। वह रोते हुए कहती है, भाई। देवेश, डोंट कॉल मी भाई। यू आर नॉट वर्थ इट। काजल, श्रेया की तरफ अंगुली करते हुए गुस्से में, भाई, आप इस लड़की के लिए मुझे डांट रहे हैं। आप बदल गए भाई, आप बदल गए। आप पहले जैसे नहीं रहे। देवेश को काजल पर गुस्सा आता है। देवेश काजल पर चिल्लाते हुए कहता है, बस करो काजल, पहले अपने आप को देखो तुमने क्या किया है। तुम्हें अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। और हाँ, ये बताओ, आज से 8 साल पहले जब मेरे पैलेस पर आग लगी थी तो तुम वहां क्या कर रही थी? काजल, देवेश का हाथ पकड़ते हुए, भाई, मैं वहां आपको बचाने के लिए गई थी। देवेश काजल के हाथ को झटक देता है जिससे काजल का बैलेंस बिगड़ जाता है। वह जमीन पर जा गिरती है। देवेश उस पर चिल्लाते हुए, बस बहुत हुआ। कम से कम अब तो झूठ बोलना बंद करो। और कितना झूठ बोलोगी तुम? वो श्रेया थी जिसने मेरी जान बचाई थी, तुम नहीं थी। काजल जमीन से खड़े होते हुए रोने का नाटक करते हुए, ये सच नहीं है भाई। काजल श्रेया की तरफ इशारा करते हुए, ये तो आपको वहां छोड़कर चली गई थी। मैंने ही आपको उस आग से बचाया था। अक्षत और रवि भी वहां जाते हैं। वह वहां चल रहा तमाशा देख रहे थे। वही श्रेया की नजर काजल के हाथ पर बने टैटू पर जाती है। वह उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, ये टैटू तो मैंने उसे इंसान के हाथ पर देखा था जिसने पहले इसमें आग लगाई थी। काजल श्रेया से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, बट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या बकवास कर रही हो तुम? श्रेया, मैं बकवास नहीं कर रही। आई एम एब्सोल्युटली नॉट मिस्टेक इट। एट दैट टाइम, आई वॉज अबाउट टू एस्केप विथ देवेश सर। Suddenly, someone knocked me out. Why? I saw this same tattoo on the hand of that person who pushed me and also set fire in the palace. That means, the person was you, right? Do you know? Later the fire spread and I almost died. उस समय मैं मरते मरते बची। 3 महीनों तक मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। देवेश को श्रेया की बातें सुनकर काजल पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह काजल पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम बचपन से ही इतनी खतरनाक हो। वही अभी मन में, यही सेम टैटू मैंने भी उस इंसान के हाथ पर देखा था जिसने पिछले लाइफ में उस बिल्डिंग में आग लगाई थी, जिसमें मैं मुझे जिंदा जलकर मर गई थी। इसका मतलब वह आग भी काजल ने ही लगाई थी।
अक्षत और देवेश को उसकी मन की बात सुनाई दे रही थी। अक्षत तो जानलेवा नजरों से काजल को देख रहा था। अगर काजल देवेश की बहन ना होती वह उसे अब तक जान से मार चुका होता। वही काजल रोने का नाटक करते हुए देवेश से, भाई मैं तब बहुत छोटी थी, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वही अभी मन में काजल के ड्रामा देख अपना सर न में हिलाते हुए लो हो गया इसका ड्रामा शुरू। The tears is her victim card. Now, she play her victim card. अक्षत समझ जाता है अभी क्या कहना चाहती है। वह कठोर आवाज में देवेश से कहता है, Can you handle it or not? If you can't handle it, then handle her to the police. वही देवेश अपना फोन निकलता है और किसी को कॉल करता है। Hey director Vikram, immediately ban Miss Kajal Singhania from whole entertainment industry. काजल देवेश की बात सुनकर घबरा जाती है। वह देवेश का हाथ पकड़ते हुए कहती है, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने मुझे बैन कर दिया तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देवेश, दिस इज ऑल योर ओन डूइंग। ये सब तुम्हारे अपनी वजह से हो रहा है। देवेश श्रेया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाता है। वही अक्षत भी अवी का हाथ पकड़ उसे भी वहां से ले जाता है। काजल वहां बैठकर रोने लगते। तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आती है। वह फोन को पिक करते रोने लगती है। वही दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है। थैंक्स फॉर कमेंट एंड लाइक्स। दिल 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 दिल। चैप्टर 24। देवेश मिला अपने बच्चों से। अब आगे। कुछ देर बाद सेट के बाहर देवेश श्रेया को उसके घर छोड़ने की जिद कर रहा था। वही श्रेया मना कर रही थी। श्रेया मन में, अगर देवेश सर को बच्चों के बारे में पता लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर उन्हें ये पता चला कि दोनों बच्चे उनके हैं तो वो दोनों बच्चों को मुझसे छीन लेंगे। मेरे बच्चे मेरी दुनिया है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। देवेश श्रेया को देते हुए, मिस श्रेया आप कहाँ खो गई? श्रेया कहीं नहीं। फिर वह देवेश से कहती है, सर मेरा ड्राइवर अभी आता ही होगा, मैं अपनी कार से चली जाऊंगी। देवेश तो श्रेया के साथ जाने का बहाना ढूंढ रहा था, पर वह श्रेया के उसके साथ जाने से मना करने पर उदास हो जाता है। वही अक्षत और अवी ये सब नोटिस कर रहे थे। तभी वहां एक कार आकर रुकती है। उसमें से वीर और दक्षिता निकलते हैं। दक्ष और दक्षिता ने स्कूल ड्रेस पहन रखी थी। वीर उन दोनों को स्कूल से पिक करके लाया था। श्रेया दक्ष और दक्षिता को वहां देखकर चौंक जाती है। वही दक्षिता जल्दी से देवेश के गले लग जाती है। दक्षिता, डैड आई मिस यू सो मच। वही देवेश अचानक दक्षिता के गले लगने से स्टैचू हो जाता है। दक्षिता को मुंह से अपने लिए डेथ सुनकर उसके अंदर अलग एहसास उत्पन्न हो रहे थे। उसे काफी खुशी भी हो रही थी। वही देवेश समझ नहीं आ रहा वह कैसे रिएक्ट करे। तभी उसे फिर से दक्षिता की आवाज सुनाई देती है, डैड क्या आपने मुझे मिस नहीं किया? वही दक्षिता की आवाज सुनकर वह अपने घुटने के बल बैठ जाता है और दक्षिता को टाइट हग करता है और उससे कहता है, आई मिस यू सो मच प्रिंसेस। दक्षिता देवेश से अलग होते हुए उससे शिकायत करते हुए कहती, डैड मैं आपसे नाराज हूँ। आप 5 सालों से हमसे मिलने नहीं आए और न ही आप हमारे बर्थडे पर हमसे मिलने आते हैं। मैं और भाइयों आपका इंतजार करते रहते हैं। आप बस हमारे लिए एवरी बर्थडे और एवरी फेस्टिवल्स पर हमारे लिए गिफ्ट भेज देते हैं। क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? क्या आपको हम अच्छे नहीं लगते इसलिए आप हमसे मिलने की बजाय हमारे लिए सिर्फ गिफ्ट्स भेजते थे? देवेश दक्षिता के सवालों का क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे तो आज ही पता लगा उसके 2 बच्चे भी हैं। देवेश दक्षिता से, प्रिंसेस आपने किसने कहा मैं आपसे प्यार नहीं करता? दक्षिता, मेरे फ्रेंड ऋषि ने कहा था हमारे डैड हमें पसंद नहीं करते इसलिए आप हमसे मिलने नहीं आते। देवेश मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिंसेस। मैं बिजी था इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आया। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। दक्षिता अपनी फिंगर आगे करते हुए, प्रॉमिस करो आप हमारे एवरी बर्थडे और एवरी फेस्टिवल पर हमारे साथ रहोगे। देवेश भी अपनी फिंगर दक्षिता की 4th फिंगर मिलाते हुए प्रॉमिस। दक्षिता काफी खुश हो जाती है। वह देवेश के चीक्स पर एक प्यारी सी किस करती है। वही देवेश भी दक्षिता के चीक्स पर किस करता है। देवेश को अलग फीलिंग्स महसूस हो रही थी जो काफी अलग थी। तभी देवेश का ध्यान अपने बेटे यानी दक्ष पर जाता है जो अपने हैंड्स फोल्ड कर श्रेया के पास खड़ा था। देवेश उसे गले लगाने को होता है पर दक्ष श्रेया को कसकर पकड़ लेता है।
वही देवेश को अच्छा नहीं लग रहा था दक्ष के ऐसे बिहेव से। वह श्रेया को बिल्कुल भी दोष नहीं दे रहा था। ये सब उसी की गलती थी काजल पर अंधा विश्वास करने की। अगर वह काजल पर अंधा विश्वास नहीं करता तो वह अपने बच्चों से अनजान नहीं होता। वह अपने बच्चों का बच्चोपन भी मिस न कर पाता। वह मन ही मन काजल को बुरी से बुरी सजा देने के बारे में सोच रहा था। वही वह श्रेया का शुक्रगुजार था जिसने उसके इतने प्यारे बच्चों को जन्म दिया और उन्हें अकेले पाला। देवेश के आंखों में आंसू थे, वह काफी इमोशनल था। वही श्रेया को काफी डर लग रहा था कहीं देवेश उसके बच्चों से उसे अलग न कर दे। देवेश श्रेया की तरफ देखता है और उससे कहता है, मिस श्रेया मुझे आपसे बात करनी है। फिर वह वीर और अवी की तरफ देखते हुए कहता है, अवी और वीर तुम दोनों दक्ष और दक्षिता को अंदर ले जाओ। वीर दक्षिता का हाथ पकड़ते हुए, प्रिंसेस आपको आइसक्रीम खानी है। दक्षिता जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाती है। वीर उसे ले जाता है। वही अवी भी दक्ष को अपने साथ ले जाती है। अक्षत भी उनके साथ चला जाता है। वही देवेश श्रेया को उसके पीछे आने का इशारा करता है। कुछ देर में दोनों देवेश के कैबिन में थे। जैसे ही श्रेया कैबिन में एंटर होती है, देवेश उसे गले लगाने हुए और इमोशनल होते हुए कहता है, थैंक्स यो श्रेया, थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। वही श्रेया की आंखें बड़ी हो जाती है देवेश के यूं गले लगने से। वही देवेश को श्रेया को कुछ रिएक्ट न करता देख अजीब लगता है। तभी उसे समझ आता है उसने जल्दबाजी में क्या किया। वह उससे दूर होता है और उसे सॉरी कहता है। देवेश, मिस श्रेया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चैप्टर 25 होने वाले बच्चों के मम्मा डैडी। अब आगे। वही श्रेया देवेश के कुछ बोलने से पहले ही बोलती, सब मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने आई थी, पर काजल ने मुझे धमकी दी थी अगर मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो वह मुझे और मेरे होने वाले बच्चों को मार देगी। इसलिए मैंने आपको बच्चों के बारे में नहीं बताया। सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करना। देवेश उसे शांत कराते हुए, रिलैक्स श्रेया, तुमसे तुम्हारे बच्चों को कोई दूर नहीं कर रहा। श्रेया हैरानी से देवेश की तरफ देखते हुए, तो सर आप ये नहीं कहने वाले थे कि मैं बच्चों का आपको दे दूं? देवेश, नहीं मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। मैं जानता हूँ एक बाप से ज्यादा हक बच्चों पर माँ का होता है। मैं तो क्या कोई भी तुमसे बच्चों को अलग नहीं करेगा। मैं ये भी जानता हूँ मुझे बच्चों के बारे में न पता चलने देना ये सब काजल का प्लान था। मैं तुम्हें और हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। देवेश श्रेया का हाथ पकड़ते हुए, श्रेया मैं तुमसे ये पूछना चाहता था क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वही श्रेया देवेश के ऐसे अचानक मैरिज प्रपोजल से हैरान हो जाती है। श्रेया मन में, सर तो किसी और से प्यार करते हैं तो ये मुझे शादी के लिए प्रपोज कैसे कर सकते हैं? फिर कुछ सोचते हुए कही, ये मुझसे बच्चों की वजह से तो शादी नहीं करना चाहते। अगर सर ये शादी बच्चों के लिए कर रहे हैं तो इस शादी में न तो सर खुश रह पाएंगे और न ही मैं नहीं चाहती सर अपने प्यार को छोड़ मेरे से शादी करे। श्रेया को खोया हुआ देख देवेश उसे आवाज लगाता है, श्रेया कहाँ खो गई? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। श्रेया देवेश की तरफ देखते हुए उससे कहती है, सॉरी सर, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। देवेश उदास हो जाता है श्रेया के मना करने से। श्रेया वहां से जाने लगती है। देवेश उसका हाथ पकड़ते हुए वह उससे कहता है, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? श्रेया नहीं, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। देवेश फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? मुझे रीजन जानना है। श्रेया देवेश की तरफ देखते हुए और उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए, सर पहली बात आपको शादी क्या खेल लगती है? आपको शादी उसी से करनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं। अगर आप बिना प्यार के शादी करेंगे न तो आप खुश रहेंगे और न ही दूसरा। देवेश श्रेया मैं जानता हूँ शादी उसी से करनी चाहिए जिससे प्यार करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें प्रपोज किया ताकि मैं, तुम और हमारे बच्चे एक साथ रह सके। श्रेया सर आपको समझ नहीं आया मैंने क्या कहा, आपको उसी से शादी करनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं। मैं जानती आप मुझसे शादी सिर्फ बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप जिससे प्यार करते हैं उससे शादी कर लेना। मैं आपको बच्चों से मिलने से नहीं रोकेंगी। आप जब चाहे कभी भी बच्चों से मिल सकते हैं। इतना कह वह वहां से निकल जाती है। देवेश मन में, मैंने श्रेया को अभी प्रपोज करा, मैं उसे अभी बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ।
क्या उसे मेरी बात समझ नहीं आई? अब देवेश को कौन समझाए, इस तरह किसी लड़की को प्रपोज करेगा तो लड़की उसे रिजेक्ट ही करेगी ना। कोष्टक। देवेश जल्दी से श्रेया का पीछा करने लगता है, पर तब तक श्रेया जा चुकी थी। वह अवि और वीर के पास जाता है, वहां उसे बच्चे भी नहीं मिलते। वह वीर से पूछता है, श्रेया और बच्चे कहाँ गए? वही वीर और अवि देवेश को घूर कर देख रहे थे। देवेश, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वीर उसे घूरते हुए, भाई अपना ऐसा क्या कहा जो भाभी ऐसे गुस्से में बच्चों को क्यों लेकर चली गई? अभी कहीं आपने उन्हें बच्चों की कस्टडी केस के लिए तो नहीं कहा? वीर देवेश की बात सुने बगैर, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक माँ को उसके बच्चों से दूर कैसे कर सकते हैं? अभी अगर आपने उनको कस्टडी के लिए कहा तो मैं आप पर ही बच्चे किडनैप करने का केस कर दूंगी। वीर मैं भाभी की तरफ से उन पर मारपीट करने का केस कर दूंगा। देवेश कब से बोलने की कोशिश कर रहा था, पर वह दोनों बहन भाई उसे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। देवेश जोर से चिल्लाती है, चुप एकदम। मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम दोनों मुझे बोलने नहीं दे रहे। ऊपर से मुझे गिरफ्तार कराने के प्लान बना रहे हो। मुझे तुम दोनों का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। मुझे शक हो रहा है तुम दोनों मेरे बहन भाई के हमशक्ल तो नहीं, जो मुझे गिरफ्तार कराने के लिए अजीब आरोप डाल रहे हो। वीर और अवि दोनों एक साथ, भाई हम आपकी शिकायत मॉम से करेंगे। आपने भाभी और दक्षिता को अपनाने से मना कर दिया और हमें डांटा। अब देवेश की दोनों आंखें बड़ी हो जाती है। वह बस हैरान होकर अपने बहन भाई को देख रहा था। देवेश चुप एकदम। अगर तुम दोनों के मुंह से एक और शब्द निकला तो तुम दोनों को अफ्रीका रवाना कर दूंगा। दोनों चुप हो जाते हैं। देवेश बोलना शुरू करता है, मैंने श्रेया को शादी के लिए प्रपोज किया था, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वीर और अवि दोनों चीख पड़ते हैं, क्या? देवेश अपने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए, तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? वीर भाई, आपको पहले उन्हें अपने प्यार पर यकीन दिलाना चाहिए था। आप ऐसे बच्चों के मिलने के बाद ऐसे प्रपोज करेंगे तो उन्हें तो यही लगेगा ना आप उनसे नहीं, बस अपने बच्चों को अपने पास रखने के लिए उनसे शादी कर रहे हैं। वही अभी मन में अपनी नार हिलाते हुए, भाई कितने बड़े बेवकूफ है। इतना कह वह अक्षत का हाथ पकड़ वहां से चली जाती है। अक्षत तो वहां खड़े हुए सारे तमाशे का मजा ले रहा था। आज उसे देवेश को ऐसे परेशान देख मजा आ रहा था। वही वीर और अक्षत दोनों अवि की मन की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वीर देवेश को वहां अकेला छोड़ वह भी घर के लिए निकल जाता है। वही देवेश तो परेशान था, अब वह श्रेया को कैसे शादी के लिए और उसके साथ रहने के लिए राजी करे। देवेश मन में, अवि ने सही कहा, मैं सच में बड़ा वाला बेवकूफ हूँ। कुछ देर में सभी सिंघानिया विला पहुंच जाते हैं। वही रागनी जी और राकेश जी कब से उन्हीं का वेट कर रहे थे। रागनी जी को अक्षत, अवि और वीर अकेले आते दिखाई देते हैं। वह उनसे पूछती है, मेरी बहू और पोता पोती कहाँ है? तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? वीर रागनी जी से देवेश की शिकायत करते हुए, मॉम आपके प्यारे बेटे ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। ये सुनते ही रागनी जी को देवेश पर गुस्सा आ रहा था। रागनी जी गुस्से में, वो कौन होता है मेरी बहू और मेरे पोते पोती को न अपनाने वाला? उसे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। वही अवि और वीर मन में, भाई ने हमें डांटा था ना, अब उनको डांट पड़ेगी न, तब मजा आएगा। वही अक्षत, राकेश जी, वीर और रागनी जी को अवि की मन की बात सुनाई दे जाती है, पर उन्हें वीर के मन की बात सुनाई नहीं देती। रागनी जी और राकेश जी मन में, देवेश की हिम्मत कैसी हुई अवि को डांटने की। वही अक्षत मन में, ये तो बहुत ही खतरनाक है, फ्यूचर में मुझे इसे खुश ही रखना होगा। अगर मैंने इसे गुस्सा दिला दिया तो न जाने ये मेरे पर कैसे कैसे इल्जाम लगाएगी और अंकल आंटी से भी डांट पड़ाएगी। वही वीर, ये मेरी रियल बहन है, तभी तो हम दोनों की सोच भी बिल्कुल मिलती है। वही अभी मन में, हाय मेरे गोलू मोलू कितने क्यूट थे, मैं उनके साथ मजा भी नहीं कर पाई। दक्षिता तो बिल्कुल मेरी और मम्मा की तरह क्यूट थी, और दक्ष बिल्कुल भाई जैसा खड़ूस पर क्यूट। ये कहते हुए वह क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन बना रही थी। वही अक्षत को उसके प्यार आ रहा था। अक्षत उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में हमारे भी दक्ष और दक्षिता की तरह क्यूट क्यूट बेबी होंगे। वह अवि के मन की बात सुनकर रागनी जी और राकेश जी का भी मन दक्ष और दक्षिता से मिलने का कर रहा था, पर वह अपने नालायक बेटे के बजाय से उनसे नहीं मिल सकते थे।
ये बात राकेश जी और रागिनी को और गुस्सा दिला रही थी। वही अभी अक्षत की बात सुनकर शर्मा जाती है। वह उसे अपने से दूर करते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ बच्चे नहीं करने वाली। ये सुनकर अक्षत की आंखें छोटी हो जाती है। वह उसे बाहों में भरते हुए कहता है, मैं ही हमारे होने वाले बच्चों का डैड बनूंगा। तुम अक्षत अभी के सर पर मारते हुए, इस छोटे से दिमाग में किसी और को हमारे बच्चों का डैड बनाने की सोचना भी मत। समझी, मेरे होने वाले बच्चों की होने वाली मम्मा। अभी बस आंखें भाड़े अक्षत को देख रही थी। वही वीर, राकेश जी और रागिनी जी उनका रोमांस देख हल्का से खास देते हैं। वीर उन दोनों से, तुम दोनों को रोमांस करना है तो अपने कमरे में करना होने वाले मम्मा और डैडी जी। पहले ये तो देख लो, मैं, मम्मा, डैड और घर के सभी सर्वेंट्स यहाँ मौजूद है। अभी अक्षत की बाहों में से दूर होने की कोशिश करती है। अक्षत उसे नहीं छोड़ता। अक्षत वीर को देखते हुए, हम दोनों एंगेज होने वाले हैं। वीर, तो ये सब एंगेजमेंट के बाद करना, समझे होने वाले मम्मा और डैडी जी। वही अभी तो पूरी तरह शर्म से लाल हो गई। वह जल्दी से अक्षत से दूर हो जाती है। वही देवेश भी अंदर आ रहा था। वह अंदर कदम रख पाता, रागिनी जी उसे वही बाहर रोकने के लिए कहती है। फिर वह एक मेड से झाड़ू मांगती है। वही देवेश कंफ्यूज होकर रागिनी जी को देख रहा था। वही अभी और वीर मन ही मन खुश हो रहे थे। दोनों समझ गए देवेश भाई की बैंड बजने वाली है। दिल दिल दिल। चैप्टर 26, देवेश की झाड़ू से पिटाई। अब आगे देवेश समझ जाता है उसकी पिटाई होने वाली है। वह रागिनी जी से पूछता है, मॉम मेरी गलती तो बताए, मैंने किया क्या है। मेड रागिनी जी को झाड़ू दे देती है। रागिनी जी हाथ में झाड़ू लिए देवेश के पास जा रही थी और उससे कहती है, एक तो तुम इतनी बड़ी गलती करके आए हो और मुझसे पूछ रहे हो मैंने क्या गलत किया है। रागिनी जी उसको झाड़ू मारती है। इससे पहले झाड़ू देवेश को लगती, वह पीछे हट जाता है। देवेश, मॉम पहले मेरी गलती तो बताए। रागिनी जी उसे फिर से झाड़ू मारते हुए, जब तुम्हारी इस झाड़ू से पिटाई होगी तुम्हें तुम्हारी गलती याद आ जाएगी। देवेश फिर बच जाता है। वही रागिनी जी को अब और गुस्सा आने लगता है। वह फिर से देवेश को झाड़ू मारती है। इस बार झाड़ू देवेश के हाथ पर जा लगती है। रागिनी जी उसे और मारती इससे पहले वह वहां से भागने लगता है और उनसे कहता है, मॉम मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं पीट सकती। रागिनी जी अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर से सेट करते हुए उसके पीछे भागते और उसे झाड़ू मारते हुए कहती है, बेटा तुम चाहे कितने बड़े हो जाओ पर माँ बाप के लिए तुम बच्चे ही होते हो और हर माँ बाप का अधिकार है बच्चों की गलती पर उन्हें सजा देने। 2-3 झाड़ू के पटके देवेश को पड़ चुके थे। देवेश इधर से उधर भाग रहा था। वही रागिनी जी उसके पीछे। वही वीर और अवी रागिनी को चीयर अप कर रहे थे, मॉम 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 मॉम। वही अक्षत और राकेश जी मुस्करा रहे थे। राकेश जी मन में, आज कितने सालों बाद आज ये घर घर लग रहा है, वरना सब हमेशा बिजी रहते हैं अपने काम में। वही मेट्स भी ये नज़ारा देख एंजॉय कर रही थी। मेट्स आपस में बातें कर रही थी। एवनी मिस के घर आने से इस घर की खुशियां भी वापस आ गई है। अब इस फैमिली को किसी की नजर न लगे। देवेश बाहर जाने को होता है। अक्षत उसे पकड़ लेता है। देवेश अक्षत को उसे छोड़ने को कहता है। वही अक्षत उसे शैतानी मुस्कान पास करता है। वही रागिनी जी देवेश की झाड़ू से पिटाई लगाने लगती है। वीर और अवी रागिनी से कहते हैं, मॉम आज भाई को छूना मत, इनकी वजह से हमारे गोलू मोलू घर वापस नहीं आ पाए। देवेश अब समझ जाता है ये सब उसके बहन भाई का करा धरा है। वह रागिनी जी से कहता है, मॉम वीर और अवी ने जो भी आपसे कहा है वह झूठ है। मैंने श्रेया से कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज करा था। शादी के लिए प्रपोज, ये शब्द सुनकर रागिनी जी रुक जाती है। रागिनी जी तुम सच कह रहे हो ना। देवेश, सच्ची मॉम, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। रागिनी जी, चलो मान लिया तुम सच बोल रहे हो, पर तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त, 2 दिन के अंदर मुझे मेरे पिता पाती मेरी बहू के साथ इस घर में चाहिए। अगर 2 दिन के अंदर तुम उन्हें नहीं लाए तो भूल जाना इस घर को और हमें। वही अभी मन में खा लगता है, भाई को अब इस घर को और हमें अलविदा कहना होगा। 2 दिन के अंदर भाई श्रेया भाभी को नहीं मना पाएंगे। अगर मना भी लिया तो काजल फिर से भाई को भाभी के खिलाफ भड़का देगी। चाहे काजल कितनी भी गलती कर ले, भाई हमेशा उसकी बात ही मानेंगे। पिछले 8 सालों से ये भाभी से प्यार करते हैं पर वो उन्हें प्रपोज नहीं कर पाए, सिर्फ काजल की वजह से।
जब भी भाई भाभी को प्रपोज करने की सोचते उससे पहले ही काजल कुछ ऐसा कर देती जिससे भाभी हमेशा भाई को गलत लगती। पर मानना पड़ेगा कभी कभी भाई अच्छा काम भी करते थे, हमेशा चोरी छुपके उनकी हेल्प करके। अगर वह काजल पर भरोसा ना करके अपने प्यार पर भरोसा करते तो आज भाभी और उनके बच्चे उनके साथ होते, न कि भाभी की याद में भाभी की पेंटिंग्स बना रहे होते। फिर अचानक ही मन में चिल्लाते हुए, नहीं मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपने गोलू मोलू से दूर नहीं रह सकती। अब मुझे ही भाभी को कन्फेस करना होगा सिंघानिया बिला में रहने के लिए। भाई पर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। वही राकेश जी, रागनी जी, अक्षत, वीर और देवेश ने अवि के मन की बात सुन ली थी। देवेश को अब पछतावा हो रहा था। वही वीर को अपने भाई पर तरस आ रहा था। रागनी और राकेश जी को अपने बेवकूफ बेटे पर गुस्सा। अक्षत भी अपना सरनामे हिला रहा था। वही अभी उन सबको शांत खड़ा देख अक्षत से धीमी आवाज में उससे पूछती है, सब इतना शांत क्यों खड़े हैं? वही रागनी जी देवेश से गुस्से में कहती है, अभी के अभी निकलो मेरे घर से, और जब तक मेरी बहू और पोते और पोती को अपने साथ नहीं लेकर आते तब तक इस घर में मत आना। देवेश मॉम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपका ही बेटा हूँ, आप मुझे कैसे घर से बाहर निकाल सकती है? रागनी जी, ये मेरा लास्ट डिसीजन है, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। राकेश जी, मॉम इससे आगे वह कुछ कहते रागनी जी कहती है, अगर किसी ने देवेश की तरफ से कुछ बोलने की कोशिश की तो वह भी उसके साथ घर छोड़कर जा सकता है। इतना कह वह अपने कमरे में चली जाती है। राकेश जी उनके पीछे पीछे। वही अवि और वीर देवेश को देख अपने दांत दिखाने लगते हैं। देवेश अपने दांत पिसता हुए, ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, अगर तुम दोनों मेरी शिकायत मॉम से नहीं करते तो वह मुझे घर से नहीं निकालती। वीर और अवि, भाई ये सब आपकी गलती है। अक्षत, तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा करना चाहिए था। देवेश, मुझे पता है ये सब मेरी गलती है, बट एक मिनट। देवेश उनकी तरफ आंखें छोटी करते हुए, तुम तीनों की वजह से मुझे डांट पड़ी और मेरी झाड़ू से पिटाई लगी, और मॉम ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम तीनों एक साथ मिलकर मेरा मजाक बना रहे हो। तुम तीनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी पहले पकड़ तो लीजिए। देवेश सोफे से पिलो उठाकर उन तीनों को मारने लगता है। वही वो तीनों भी उसे बचने की कोशिश करते हैं और वो तीनों भी पिलो उठाकर देवेश पर वार करने लगते हैं। देवेश फिर से अकेला पड़ गया। पहले उसके मॉम ने झाड़ू से उसकी पिटाई की और अब उसके बहन भाई और उसका दोस्त उसको पिलोस से मार रहे हैं। अब पूरे हॉल में चारों तरफ पिलोस पड़े थे और चोरों पिलोस फाइट करके सोफे पर लेटे हुए लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और सभी खिलखिलाकर जोरों से हंस रहे थे। वही राकेश जी और रागनी जी ऊपर से उन चारों को देख रहे थे। 3 लोग और थे जो कब से उन चारों को गुस्से भरी नजर से देख रहे थे। थैंक्स फॉर लाइक्स एंड योर्स कमेंट्स। चैप्टर 27, अवि का तीसरा भाई ऋषि सिंघानिया। अब आगे। गेट पर काजल, अवि का तीसरा भाई ऋषि और उसकी गर्लफ्रेंड मीनाक्षी खड़े थे, जो सामने उन चारों को गुस्से से देख रहे थे। मीनाक्षी काजल की बेस्ट फ्रेंड है। वही राकेश जी और रागनी जी की नजर उन तीनों पर जाती है। मीनाक्षी को ऋषि के साथ देख रागनी जी मुंह बना लेती है। रागनी जी, राकेश जी से ये चुड़ैल फिर आ गई यहाँ। ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बस इसे अपने बेटे की खुशी के लिए झेलती हूँ। राकेश जी, रागनी जी से वो बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम्हें वह नापसंद क्यों है। रागनी जी, राकेश से उसकी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसा वह दिखती है वैसी वो है नहीं। राकेश जी, मतलब? रागनी जी, कुछ नहीं। वो नीचे हॉल में आ जाती है। वही ऋषि, काजल और मीनाक्षी भी वहां आ गए, पर वो चोरों अभी भी अपने में लगे हुए थे। उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। तभी रागनी जी देवेश से कहती है, तुम अभी यहीं हो? देवेश अपनी मॉम की आवाज सुनकर हंसना बंद करता है। फिर उनकी तरफ देखता है। वही वीर, अक्षत और अवि भी अब शांत हो जाते हैं। तभी अवि की नजर वहां खड़े नए लोगों पर जाती है। अवि ऋषि को वहां देखकर खुश हो जाती है। वह उनके पास जाती है और उनसे मुस्कुराते हुए कहती है, ऋषि भाई। ऋषि, मुझे भाई मत कहो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तभी रागनी जी ऋषि पर चिल्लाते हुए कहती है, ऋषि ये क्या बदतमीजी है अवि से बात करने की। देवेश, ऋषि, अवि हमारी बहन है, उससे तमीज से बात करो। वीर, हाँ ऋषि भाई, आप अवि से ऐसे बात नहीं कर सकते। वही अवि मन में, देवेश भाई, वीर भाई और मॉम अगर ऐसे ही ऋषि भाई को डांटते रहे तो वो और गुस्सा हो जाएंगे।
वो पहले ही बहुत परेशान है। मुझे इन सबको रोकना होगा। वही रागिनी जी, देवेश, वीर, अक्षत और राकेश जी अभी के मन की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी के मन में एक ही बात चल रही थी। अभी को ऋषि का उससे बदतमीजी से बात करना बुरा क्यों नहीं लगा? और हम तो उसी की साइड ले रहे थे। अभी रागिनी जी, देवेश और वीर से मॉम, वीर भाई एंड देवेश, आई एम ऑफ। आप ऋषि भाई को मत डांटे। वही ऋषि अपने मन में ये किसकी आवाज थी? क्या ये अभी की आवाज थी? पर वो तो शांत खड़ी थी। क्या मैं उसके मन की बात सुन पा रहा हूँ पर कैसे? और उसे कैसे पता चला मैं परेशान हूँ? आज तक मेरे घर वाले जो इतने सालों से मेरे साथ रह रहे हैं वह मुझे नहीं समझ पाए। इसने मुझे पहली बार देखते हुए समझ लिया मैं परेशान हूँ। वही अभी मन में ये कितना भी बाहर से कठोर बनने की कोशिश कर ले पर ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है। ये मुझे यहाँ देखकर अंदर से काफी खुश है पर काजल की वजह से अभी ये मुझे अपना नहीं पा रहे हैं। पिछली लाइफ में एक ऋषि भाई ऐसे थे जिन्होंने मुझे अपने दिल से अपनाया था। घर वालों के सामने ऐसे बिहेव करते थे जैसे मैं उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर ये हमेशा घर वालों से चोरी छुपके मेरी मदद करते थे। मैं बीमार हो जाती तो ये ही रात भर जागकर मेरी देखभाल करते। अगर ये नहीं होते तो मैं आग में जलने से पहले ही मर चुकी होती। वही रागिनी जी, राकेश जी, अक्षत, वीर और देवेश सभी अभी के मन की बात सुन पा रहे थे। उन सभी को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था और ऋषि से जलन हो रही थी। वही ऋषि तो सदमे में था। वह अपने मन में इसे कैसे पता मैं इसे देकर खुश हूँ और काजल की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और ये पिछली लाइफ से इसका क्या मतलब है? यहाँ चल क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो मैं अवी के मन की बात सुन पा रहा हूँ और वह मुझे इतने अच्छे से कैसे जानती है। वही काजल और मीनाका ही सभी को अजीब नजरों से देख रही थी क्योंकि सब काफी देर से शांत खड़े थे और सब एक दूसरे को देख रहे थे। वही सभी की नजरें ऋषि पर ठहर जाती है क्योंकि सभी उसे ही जलन भरी नजरों से देख रहे थे। ऋषि, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने आप सबकी कोई कीमती चीज चुरा ली हो? सभी मन में हमने इतनी मेहनत करके अवी के दिल में अपनी जगह बनाई थी और इसने आते ही हमारी जगह पर कब्जा कर लिया। हम ऐसा नहीं होने देंगे। रागिनी जी, वीर और देवेश, ऋषि से ठीक है आपको अवी को नहीं अपनाना तो मत अपनाए। वैसे भी अवी को आपकी जरूरत नहीं है अवी के पास। रागिनी जी, उससे बहुत प्यार करने वाली उसकी मॉम है। वीर और देवेश उसके दो भाई भी है। अब अक्षत और राकेश जी कहाँ पीछे होने वाले थे? वो भी कहते हैं राकेश जी अवी के पास उसके डैड है जो उससे बहुत प्यार करते हैं। अक्षत अवी के पास मुझे जैसा हैंडसम, मैस्कुलर, क्यूट बिलियनर और बहुत प्यार करने वाला फियांसे भी है। वही वीर और देवेश, अक्षत से लेते हुए है तुम्हें अपनी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अक्षत, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा मैं सच कह रहा हूँ। वीर और देवेश है तुम्हें इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। वही ऋषि तो अपनी फैमिली को इस तरह बहेवातुरता देख हैरान हो गया था। सभी बच्चों जैसी हरकत कर रहे थे। वही काजल और मीनाक्षी बस अवी को गुस्से से देख रही थी। ऋषि, मॉम मैं आपसे 6 महीने बाद मिल रहा हूँ आपको ये पूछना चाहिए मैं कैसा हूँ न कि आपको इस लड़की के लिए मुझे डांटना चाहिए। रागिनी जी, तुम फिर से अवी की इंसल्ट कर रहे हो। काजल, मॉम, भाई का कहने का मतलब वो नहीं है बस आप अभी पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी तो कब आपके साथ है पर भाई अभी 6 महीनों बाद घर आए हैं आपको उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रागिनी जी, तुम अपना मुंह बंद करो। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। ऋषि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता रागिनी जी का काजल से इस तरह बात करना। वह रागिनी जी से कहता है, मॉम आप काजल से ऐसे क्यों बात कर रही है? काजल को मेरी फिक्र है बस। मीनाक्षी यस आंटी, आप काजल से इस तरह बात नहीं कर सकती। रागिनी जी गुस्से भरी नजरों से मीनाक्षी को देखते हुए, तुम्हें किसने हक दिया हमारे फैमिली मेंबर्स के बीच बोलने का? मीनाक्षी, रागिनी जी के इस तरह बात करने से सहम जाती है। मीनाक्षी रोने का नाटक करने लगती है। ऋषि, मॉम आपको ये क्या हो गया है? आप बिल्कुल बदल गई है। आप पहले ऐसी नहीं थी। वही मीनाक्षी को देख अभी वीर और देवेश से पूछती है, भाई, ऋषि भाई के साथ ये लड़की कौन है? देवेश, ये ऋषि की गर्लफ्रेंड है। अभी मन में वो ये है वो लड़की जिसकी वजह से ऋषि भाई की जिंदगी बर्बाद हुई थी।
इसी ने ऋषि भाई से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराकर ऋषि भाई को जान से मार दिया। वही अवि की बात सुनकर सभी की आंखें बड़ी हो जाती है। अवि मन में, जहां तक मैं जानती हूँ ये और काजल बेस्ट फ्रेंड, दोनों फ्रेंड्स से मिलकर मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। काजल के कहने पर ही मीनाक्षी ऋषि भाई की जिंदगी में आई। काजल ने ऋषि भाई को ड्रग्स दिया। जब सुबह भाई उठे थे उनके पास मीनाक्षी थी जो बेड पर बैठी रो रही थी। भाई को लगा उन्होंने नशे में मीनाक्षी के साथ कुछ किया है। इस गिल्ट में उन्होंने मीनाक्षी की जिम्मेदारी ले ली, यानी उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। पर उस रात भाई के साथ मीनाक्षी नहीं, कोई और लड़की थी, जिसे काजल ने सुबह होते ही उस लड़की को गायब करा दिया था। काजल और मीनाक्षी दोनों का प्लान सक्सेसफुल हो गया। घिरे घिरे ये दोनों ऋषि भाई को डेली जहर देती थी, जिससे भाई की तबीयत दिन भर दिन खराब हो गई। इन्होंने धोखे से ऋषि भाई की सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर ली। लास्ट में भाई के अंदर थोड़ी जान बची थी। मॉम की डेथ की खबर सुनकर भाई की सदमे के कारण मौत हो गई। जैसे जैसे सभी अवि के मन की बात सुन रहे थे, उनको काजल और मीनाक्षी दोनों पर गुस्सा आ रहा था। वही ऋषि को यकीन नहीं हो रहा था। काजल उससे झूठ बोल सकती है या उसे मारने की सोच सकती है। वह अवि पर चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो। वही राकेश जी, रागनी जी, देवेश, वीर और अक्षत शॉक हो जाते हैं ऋषि के इस रिएक्शन से। बाद में उन्हें समझ आ जाता है ऋषि भी अवि के मन की आवाज सुन सकता है। वही अवि, पर मैंने तो कुछ नहीं कहा। ऋषि काजल की तरफ देखता है। काजल, हाँ भाई, अवि तो शांत खड़ी है, उसने कुछ नहीं कहा। ऋषि मन में, पहले मुझे लग रहा था वो कोई भ्रम है, पर ये तो सच में मैं अवि के मन की बात सुन पा रहा हूँ। वही राकेश जी, रागनी जी, वीर और देवेश ऋषि का हाथ पकड़ अपने साथ एक कोने में ले जाते हैं। रागनी जी, ऋषि, अवि जो भी मन में कहती है वो सच होता है। वीर, हाँ भाई, उसने आज तक में जो भी कहा है वह सच है। देवेश, काजल आज तक हमारे सामने भोली बनती आई है। उसने मेरे साथ भी ऐसा किया, मुझे भी उसने ड्रग्स दिया था। उसने मेरे प्यार को भी मुझसे दूर रखा, और तो और उसने मेरे बच्चों के बारे में भी मुझे नहीं बताया। राकेश जी, उसने हमारे हिस्से की आधी प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर ली, और आज तक जो गिफ्ट्स हमें देती आई है वह सब नकली है। देवेश और वीर दोनों चिख पड़ते हैं। क्या? वही उन दोनों के चिखने से रागनी जी उन दोनों को एक एक चपेट लगाती है धीरे। फिर वह उन दोनों से पूछती है, क्या तुम दोनों भी अवि के मन की बात सुन सकते हो? वीर और देवेश अपना सर हाँ में हिलाते हैं। राकेश जी, यानी हमारी फैमिली अवि के मन की बात सुन सकती है। रागनी जी, ऋषि से, बेटा तुम्हें उस लड़की को ढूंढना होगा जो उस रात तुम्हारे साथ थी, और इस मीनाक्षी से दूर रहना होगा। ऋषि, पर मॉम ऐसा भी हो सकता है अवि इस बार गलत हो। रागनी जी एक जोरदार चपेट ऋषि को मारती है। हमने अब तक इतना कुछ कहा, तुम्हें वह समझ नहीं आया क्या? ऋषि पर मॉम काजल। रागनी जी एक और चपेट उसे लगाती है। ऋषि को फिर से चपेट पड़ता देख देवेश और वीर हंसने लगते हैं। ऋषि, मॉम मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आप मुझे मार नहीं सकती। रागनी जी फिर एक और चपेट उसे लगाती है और कहती है, पता नहीं मेरे नसीब में ऐसे बेवकूफ बेटे क्यों हैं। वही देवेश और वीर की हंसी नहीं रुक रही थी ऋषि को पिटता देख। ऋषि, उन दोनों के घूरते हुए आपको नहीं लगता आप दोनों को ज्यादा हंसी आ रही है? वीर और देवेश दोनों एक साथ, हमने भी मॉम से यही कहा था और मॉम ने हमें भी चपेट लगाई थी। देवेश, मेरी तो थोड़ी देर पहले झाड़ू से पिटाई की थी। रागनी जी, ऋषि से, तुम्हें समझ आ गया जो हमने कहा है? ऋषि अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। ऋषि, मॉम मुझे भूख लग रही है। रागनी जी, मैं अभी खाना लगाती हूँ। सभी अब हॉल में चले जाते हैं। रागनी जी सभी को फ्रेश होने के लिए कहती है। सभी अब चले जाते हैं। वही मीनाक्षी ऋषि के साथ जाने लगती है। वह उसे रोकती है और उससे कहती है, ए लक्की, तुम गेस्ट रूम में रहोगी। वह मेड से मीनाक्षी को गेस्ट रूम में छोड़ने के लिए कहती है। मीनाक्षी मुंह बनाते हुए मेड के साथ चली जाती है। वही काजल अपने रूम में, ये सब सही नहीं हो रहा, मुझे तो लगा था आज घर में ड्रामा होगा। भाई अवि को डांटेंगे, उसे घर से निकालने के लिए बोलेंगे, पर सब इतना जल्दी शांत हो गया। मेरे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। मॉम, डैड, देवेश भाई, वीर भाई सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। और तो और अब दो छछूंदर इस प्रॉपर्टी के बारिश भी आ जाएंगे।
मुझे उन दोनों को पहले अपने रास्ते से हटाना होगा, फिर उनकी माँ को। अगर वो रहे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर लाइक्स एंड योर्स कमेंट्स। चैप्टर 28 रागिनी जी ने वीर को निकाला घर से बाहर। अब आगे। लंच टाइम में सभी फ्रेश होकर डिनिंग टेबल पर आ गए थे। मीनाक्षी सिर्फ मीनाक्षी नहीं आई थी, थोड़ी देर में वह भी आ जाती है। वह ऋषि के पास वाली चेयर पर बैठती। वीर अपनी चेयर से उठकर ऋषि के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। वीर मीनाक्षी को अपने दांत दिखाते हुए, मैं आज भाई के साथ बैठकर लंच करना चाहता हूँ। मीनाक्षी का मुंह बन जाता है। वह काजल के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में सब लंच कर लेते हैं। अब सभी हॉल में थे। ऋषि सभी को गिफ्ट्स दे रहा था। तभी मीनाक्षी के फोन पर एक एमएसजी आता है। वह उस एमएसजी को देख घबरा जाती है। वही काजल ये बात नोटिस कर लेती है। कोई और भी था जिसने मीनाक्षी के चेहरे पर घबराहट महसूस कर ली थी। ये अभी थी जिसका ध्यान काजल और मीनाक्षी पर था। काजल ने भी मीनाक्षी के फोन पर आया एमएसजी देख लिया था। मीनाक्षी सोफे से खड़े होकर ऋषि से कहती है, ऋषि बेबी मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना है। मैं उससे कई महीने बाद मिल रही हूँ, तो मैं आज उसके साथ ही रहूंगी। तुम मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। वही काजल भी उसके पीछे निकल जाती है। वही अभी उन दोनों के जाने के बाद मन में जरूर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होगी और आज रात भी उसी के साथ रहेगी। ये कितनी गिरी हुई लड़की है, भाई इसे हाथ नहीं लगाते तो इसने अपनी हवस पूरी करने के लिए 3-4 लड़कों को बसा रखा है भी तो काजल की फ्रेंड जैसी खुद वैसी ही इसकी फ्रेंड। इस जैसी लड़की की वजह से सारी लड़कियां बदनाम है। मन तो करता है इसे और इसकी फ्रेंड काजल को सीधा शमशान पहुंचा दूं, मेरे भाई की और मेरी अननोन भाभी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। पर अभी कुछ नहीं कर सकती, पहले इसकी हकीकत भाई के सामने लानी होगी और रियल भाभी को ढूंढना होगा। वही सभी घर वालों को अब मीनाक्षी और काजल दोनों से घिन हो रही थी। ऋषि को भी गुस्सा आ रहा था, पर वह ये सब कंफर्म करना चाहता था अभी मन में सच कह रही है या झूठ। अभी सोफे से खड़ी होकर रागिनी जी और राकेश जी से कहती है, मॉम मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। अक्षत अपनी सीट से खड़ा होकर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अभी पर तुम तो अपनी कंपनी जाने वाले थे। तुमसे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। अभी अपना सरना में हिला देती है और मन में कहती है, ये एक भी मौका नहीं छोड़ता फट करने का। अक्षत और अभी दोनों चले जाते हैं। वीर ऋषि से पूछता है, भाई आपने सुना जो अभी ने कहा? ऋषि, हाँ। देवेश तो तुमने कुछ सोचा कैसे इस लड़की को सबक सिखाना है? ऋषि, पहले मुझे कंफर्म करना होगा। रागिनी जी, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। राकेश जी, मुझ पर जो गई है। वही रागिनी जी राकेश जी को आंखें छोटी करके देखती हुई कहती है, आप ये कहना चाहते हैं मैं झूठ बोलती हूँ? राकेश जी साइड हक करते हुए, अरे अरे जान, मैंने ऐसा कब कहा? रागिनी जी राकेश जी को अपने से दूर करती है और देवेश की तरफ देखते हुए कहती है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक अपने साथ मेरी बहू और पोते पोती को अपने साथ न ले आओ तब तक इस घर में मत रहना। देवेश मॉम रागिनी जी उसे टोकते हुए, तुम अभी इस घर से निकलते हो या तुम्हारी फिर से झाड़ू से पिटाई लगाऊं। देवेश समझ जाता है अगर वह अभी यहाँ से नहीं निकला तो उसकी दोबारा झाड़ू से पिटाई होगी। वह जल्दी से वहां से भाग जाता है। वही रागिनी जी अब ऋषि की तरफ देखते हुए, तुम भी जल्दी से मेरी रियल बहू को ढूंढ निकाला और घर लेकर आओ। अगर तुम उसे 3 दिन के अंदर नहीं ढूंढ पाए तो तुम भी अपना बैग पैक कर लेना। ऋषि बस हैरान होकर रागिनी जी को देख रहा था। वही वीर आराम से बैठे हुए अंगूर खा रहा था। पहले देवेश को डांट और अब ऋषि को डांट पड़ता देख मजे ले रहा था। ऋषि, मॉम आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आप मुझे घर से निकालने के बारे में कैसे सोच सकती हो? अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है मीनाक्षी उस रात वाली लड़की नहीं है। रागिनी जी, मुझे अभी पर पूरा भरोसा है, वह जो भी मन में कह रही थी वह सच है। ऋषि, चलो मॉम मान लिया मीनाक्षी उस रात वाली लड़की नहीं है, तो मैं उस रात वाली लड़की को 3 दिन में कैसे ढूंढ सकता हूँ? मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। रागिनी जी, तुम दुनिया के टॉप हैकर में से एक हो। तुम एक लड़की की इंफॉर्मेशन भी नहीं निकाल सकते तो क्या फायदा तुम्हारे बेस्ट हैकर होने का? ऋषि, मॉम आप जैसा सोच रही है ये काम उतना आसान नहीं है।
किसी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए किसी का नाम या फेस पता होना जरूरी है। मैंने न तो उस लड़की को देखा है और न ही उसका नाम पता है। रागिनी जी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरी बहू इस घर में चाहिए। तुम पूरे 25 के हो गए हो। वीर हंसते हुए, भाई मॉम कहना चाहती है आप बूढ़े हो गए हो। वही ऋषि वीर को हंसता देख उसे घूरने लगता है, फिर मन में कहता है अच्छा बच्चा, मुझे और देवेश भाई को डांट पड़ता देख तुम खुश हो रहा है, रुक अभी तुझे अच्छा सबक सिखाता हूँ। ऋषि मुस्कुराते हुए रागिनी जी को देखते हुए, मॉम आपको नहीं लगता वीर को भी एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए? वही अब हैरान होने की बारी वीर की थी। वह अंगूर खा रहा था, वह उसके हाथ से छूट जाता है। वह आंखें बड़ी कर ऋषि को देखने लगता है। वही रागिनी जी वीर से, ऋषि सही कह रहा है वीर, अब तुम्हें भी एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। वीर रागिनी जी की तरफ देखते हुए, मॉम मैं अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऋषि शैतानी स्माइल करते हुए, तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं तो क्या तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है? वही रागिनी जी राकेश जी और वीर तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वीर भाई आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ। ऋषि तपाक से बोलता है, तुमने ही तो कहा तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, और वैसे भी तुम्हारी आज तक एक भी गर्लफ्रेंड तो क्या कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं बनी? रागिनी जी वीर से, सच सच बता वीर, क्या तू गे है? राकेश जी बेटा, अगर तुझे लड़कों में इंटरेस्ट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बस अपने बच्चों की खुशी चाहिए। रागिनी जी अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम हमें बता सकते हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम समझ सकते हैं तुम्हारी फीलिंग्स को। तुम्हें हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। ऋषि मन ही मन वीर की हालत देख हंस रहा था। वही वीर कब से अपने मॉम डैड से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर वो कुछ सुन ही नहीं रहे थे। वीर जोर से चिल्लाता है, आ। सब शांत हो जाते हैं और वीर को देखने लगते हैं। रागिनी जी और राकेश जी वीर के ऐसे चिल्लाने से घबरा जाते हैं, कहीं वीर को कुछ हो तो नहीं गया। वो कुछ बोलते उससे पहले ही वीर कहता है, मॉम पहले आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं आप दोनों से कब से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ पर आप सुन नहीं रहे। रागिनी जी वीर को एक चपेट लगाती है और उससे कहती है, तुम ये सब आराम से भी तो कह सकते थे, चिल्लाने की क्या जरूरत थी? वीर अपने गाल को सहलाते हुए धीमी आवाज में, मॉम मेरी बात सुनिए, और डैड आप भी। आप दोनों दोनों जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियां ही पसंद है। रागिनी जी तो तुमने आज तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई? वीर मॉम मुझे आज तक मेरी पसंद की कोई मिली नहीं। रागिनी जी उसका हाथ पकड़ विले के बाहर उसे धकेलते हुए कहती है, अब तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बिना घर मत आ जाना। वीर अरे मॉम, इससे आगे कुछ कहता रागिनी जी सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर देती है, जब तक देवेश और वीर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ न आए तब तक उन्हें घर में मत घूमने देना। गार्ड्स ऑफ मैम अंदर जाकर रागिनी जी ऋषि से कहती है, अगर 3 दिनों के अंदर मेरी बहू को लेकर नहीं आए तो तुम्हें भी देवेश और वीर की तरह इस घर से निकाल दूंगी। ऋषि वह हाँ में सर हिला देता है। रागिनी जी अपने कमरे में चली जाती है। वही हॉल में सिर्फ राकेश जी और ऋषि ही बचे थे। ऋषि राकेश जी से, डैड आप मॉम को समझाते क्यों नहीं? राकेश जी अगर मैंने तुम्हारी साइड लेने की कोशिश की तो वह मुझे भी निकाल देंगी, और वैसे भी वह तुम सबके भले के लिए कह रही है। थैंक्स फॉर लाइक्स एंड योर्स कमेंट्स। चैप्टर 29 श्रेया को पता चला देवेश के प्यार के बारे में। अब आगे वही मीनाक्षी जैसे ही घर से बाहर निकली वह सीधा एक होटल के बाहर पहुंचती है। वह अंदर जा पाती उससे पहले ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। ये काजल थी जो घर से ही उसका पीछा कर रही थी। काजल मीनाक्षी को साइड में खींच लेती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुमसे कितनी बार कहा है जब तक मेरा काम पूरा न हो जाए तब तक तुम अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहोगी। मीनाक्षी गुस्से में काजल को थप्पड़ मारते हुए कहती है, माना तुम मुझे मेरे काम के पैसे देती हो तो इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। वैसे भी वो तुम्हारा भाई एनाबेल डॉल की तरह रहता है। मैं उसके साथ अब और नहीं रह सकती। काजल मीनाक्षी पागल मत बनो, हमारा प्लान कामयाब होने वाला है, अगर तुम इस तरह अपने बॉयफ्रेंड से मिलती रही तो इतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मीनाक्षी मुझे नहीं लगता तुम्हारी प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। इतने सालों से तुम कोशिश ही कर रही हो पर आज तक कुछ नहीं कर पाई। अब तो उस घर की रियल डॉटर भी आ गई है और उन्होंने तुम्हें पुराने सामान की तरह इग्नोर कर दिया है।
काजल, मीनाक्षी का गला पकड़ते हुए, उस घर की सिर्फ एक ही बेटी है और वो मैं हूँ। मीनाक्षी काजल से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करती है पर काजल उसे नहीं छोड़ती। मीनाक्षी हंसते हुए, तुम उस घर की फेक डॉटर हो और वो असली। काजल को मीनाक्षी पर काफी गुस्सा आता है। वह और जोर से मीनाक्षी का गला देती है और गुस्से में उससे कहती है, अगर तुमने एक और शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मीनाक्षी बड़ी मुश्किल से काजल से अपना गला आजाद करती है। वह घुटने के नीचे बैठ जाती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। मीनाक्षी हंसते हुए उस पर तंज कसते हुए कहती है, सुनी है, अब सिंघानिया फैमिली के 2 वारिस और आ चुके हैं। अब सब उनका हो जाएगा। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, तुम्हारे हाथ से सब निकल चुका है। और सोचे अगर उनको ये और पता चल जाए ऋषि के साथ उस दिन में नहीं थी सिमरा थी, तुमने उसको ब्लैकमेल करके वहां से भगा दिया, तो तुम्हारा किया होगा। काजल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मीनाक्षी, अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। मुझे कुछ कहने या चोट पहुंचाने से पहले 10 बार सोचना। इतना कहकर वह होटल के अंदर चली जाती है। वही काजल गुस्से में चिल्लाती है, तुमने मुझे धमकी देकर अच्छा नहीं किया। अब जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कह वह हंसने लगती है। वही आते जाते लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। काजल अपनी कार में बैठ जाती है और किसी को कॉल करती है। वह थोड़ी देर तक बात करती है। बात करने के बाद उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह सीधा अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। वही अवी और अक्षत दोनों श्रेया के घर आए हुए थे। दक्ष और दक्षिता दोनों अवी को देखते ही उसके गले लग जाते हैं और उससे कहते हैं, आई मिस योर दी। अवी वह भी उन दोनों को गले लगाती है और आई मिस योर टू मेरे चुन्ना मुन्नू कहती है। फिर दोनों को चॉकलेट चॉकलेट देती है। वही अक्षत दक्ष और दक्षिता को झूठा गुस्सा दिखाते हुए, अच्छा तुमने दीदी को ही मिस किया, मुझे मिस नहीं किया। दक्षिता अक्षत के भी गले लगते हुए कहती है, आई मिस यू अंकल। वही अक्षत अपने लिए अंकल सुनकर मुंह बना लेता है। अभी हंसने लगती है। वही दक्ष भी अक्षत के गले लगते हुए कहता है, आई ऑल्सो मिस योर टू अंकल। अक्षत फिर से अपने लिए अंकल सुनकर चिढ़ जाता है। वह दक्ष और दक्षिता से कहता है, बेटा मैं अभी 25 इयर्स का हूँ, आप दोनों मुझे अंकल नहीं कह सकते। वही अभी फिर से अक्षत के लिए अंकल सुन जोर जोर से हंसने लगती है। अक्षत अवी की तरफ देखता है। अवी हंसते हुए काफी प्यारी लग रही थी। दक्षिता, अगर हम आपको अंकल नहीं कहे तो क्या कहकर बुलाए? अक्षत दक्षिता के गाल खींचते हुए कहता है, आप मुझे बड़ी कह सकती हो। अवी अक्षत से, अक्षत तुम दक्ष और दक्षिता को बाहर घुमाने के लिए ले जाओ, मुझे मिस श्रेया से कुछ बात करनी है। अक्षत हाँ में गर्दन हिलाता है और दक्ष और दक्षिता को अपने साथ बाहर ले जाता है। उनके जाने के बाद अवी श्रेया से कहती है, भाभी मुझे आपसे बात करनी है। श्रेया, मिस एवनी आप मुझे मेरे ही नाम से ही मुझे बुलाए, मेरा आपके भाई के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अभी आप माने या ना माने पर आपका मेरे भाई के साथ रिश्ता है, आप उनके बच्चे की माँ है। मैं अच्छे से जानती हूँ आप भी भाई से प्यार करती है, बट भाई ने आपके साथ इतना बुरा किया, उस वजह से आप उन्हें अपना नहीं रही। मैं जानती हूँ आप गलत नहीं है, भाई को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, पर आप दक्ष और दक्षिता को क्यों इन सब के बीच ला रही है? उन्हें उनकी फैमिली से दूर मत कीजिए। श्रेया, अवनी मैंने कभी भी दक्ष और दक्षिता को तुम्हारी फैमिली से मिलने से नहीं रोका। मैं खुद चाहती हूँ उन दोनों को पूरी फैमिली का प्यार मिले। जो प्यार मुझे मेरी फैमिली से नहीं मिला, मैं नहीं चाहती मेरे दोनों बच्चों के साथ भी ऐसा हो। अभी तो भाभी आप हमारे साथ सिंघानिया विला में क्यों नहीं रहते? श्रेया, मैं किस हक से उस घर में रहूं? मेरा कोई रिलेशन नहीं है उस परिवार से, और वैसे भी देवेश सर किसी और से प्यार करते हैं, मैं उनके और उनके प्यार के बीच नहीं आ सकती। अभी क्या? श्रेया, हाँ मैंने सुना है वह कई सालों से एक लड़की से प्यार करते हैं, उनकी याद में पेंटिंग्स बनाते हैं और उस लड़की की फोटो अपने पर्स में रखते हैं। देवेश सर उस लड़की से बहुत प्यार करते हैं, मैं अपनी खुशी के लिए उनकी खुशियों को बर्बाद नहीं कर सकती। अभी समझ जाती है श्रेया ने देवेश भाई को गलत समझ लिया है। अभी उससे कहती है, भाभी आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, पर जो आपने सुना वह सच है। श्रेया, मतलब? अभी हाँ ये सच है, भाई एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं पर वो लड़की आप है। श्रेया, आप ये क्या कह रही है अवनी? अभी मैं सच कह रही हूँ भाभी।
भाई आपसे पिछले 7 सालों से प्यार करते हैं पर वह आज तक काजल की वजह से आपको बता नहीं पाए। भाई जब भी आपको अपने प्यार के बारे में बताने की कोशिश करते काजल आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती। उसने ही आपको भाई से दूर रखने के लिए ये सब किया था। भाई को कुछ भी मालूम नहीं था। भाई आज भी आपसे ही बहुत प्यार करते हैं। आपकी याद में पेंटिंग बनाते हैं। आपकी ही फोटो अपने पर्स में रखते हैं। वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या कहे। देवेश जिस लड़की से प्यार करता है वह खुद है ये सुनकर उसकी आंखें नम सी हो गई। उसे अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही थी। अभी श्रेया के हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, भाभी आप भाई से ज्यादा नाराज मत होना। आप उन्हें माफ कर देना। मानती हूँ उनकी गलती है, उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन भी है। श्रेया ओक, अभी भाभी क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? श्रेया हाँ। अभी क्या मैं दक्ष और दक्षिता को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जा सकती हूँ? श्रेया अभी को देखने लगती है। अभी श्रेया का हाथ पकड़, भाभी प्लीज मुझे दक्ष और दक्षिता को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाने दीजिए। मॉम और डैड भी दक्ष और दक्षिता से मिलना चाहते हैं। वैसे भी आप शूटिंग में बिजी हो जाएंगी। श्रेया बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। अभी खुश हो जाती है, वह खुशी में श्रेया के गले लग जाती है और उसे बार बार थैंक यू कहती है। वह बाहर की तरफ जाने लगती है, फिर वह पीछे मुड़ते हुए कहती है, भाभी भाई आपको मनाने आए तो उन्हें इतनी जल्दी माफ मत करना, ताकि अगली बार अगर कोई उनसे कुछ कहे तो वह अपने प्यार पर भरोसा करे न कि किसी और पर। इतना कह वह वहां से चली जाती है। वही श्रेया अपने मन में ये थोड़ी देर पहले कह रही थी उन्हें माफ कर देना और अब कह रही है उन्हें जल्दी माफ मत करना। थैंक्स फॉर लाइक्स एंड योर्स कमेंट्स। चैप्टर 30 दक्ष और दक्षिता सिंघानिया बिला में। अब आगे सिंघानिया बिला में ऋषि अपने कमरे में बैठा किसी पर फोन पर बातें कर रहा था। ऋषि, नवीन कृषि का असिस्टेंट, मुझे 1 घंटे के अंदर होटल हालात के 1 साल पहले न्यू ईयर की सीसीटीवी फुटेज और गेस्ट लिस्ट सेंड करो। फोन की दूसरी तरफ से ऑक्सर। कॉल एंड होने के बाद ऋषि अपना लैपटॉप निकालता है और मीनाक्षी का फोन हैक कर लेता है। फोन हैक करके वह उसके अंदर सारे वीडियोस और फोटोज चेक करता है। उन वीडियोस और फोटोज को देख ऋषि को बहुत गुस्सा आता है। मीनाक्षी के फोन में 2 अलग अलग लड़कों के साथ इंटीमेट फोटो और वीडियोस थे। वह मीनाक्षी के फोन में काजल और मीनाक्षी के चैट्स भी पढ़ लेता है। वह चैट्स पकड़ समझ जाता है सारा प्लान काजल और मीनाक्षी का है। जो अभी मन में कह रही थी वह सब सच है। उन चैट्स को पकड़ ऋषि समझ जाता है काजल और मीनाक्षी उस लड़की को अच्छे से जानती है। उसे उस लड़की कोई और जानकारी नहीं मिल रही थी। जब मीनाक्षी के फोन में कुछ नहीं मिलता वह काजल का फोन हैक कर लेता है। उसे काजल के फोन में कुछ नहीं मिलता जिससे वह फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वह गुस्से में लैपटॉप बंद कर देता। वह फिर किसी को कॉल करता है। कॉल पर वह काजल और मीनाक्षी की 24/7 इंफॉर्मेशन कब कहाँ जाती है किससे मिलती है etc। कॉल एंड होने के बाद वह बेड पर लेट जाता है और अभी के मन में कई बातों को याद करने लगता है। ऋषि, बहुत खेल लिया तुम दोनों ने मेरी जिंदगी से और मेरी फैमिली की जिंदगी से, पर अब और नहीं, तुम दोनों को मैं अब अपनी और अपनी फैमिली की जिंदगी से नहीं खेलना दूंगा। तुम दोनों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। तुम दोनों ने हमारे भरोसे को चकनाचूर कर दिया। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तुम दोनों को ऋषि सिंघानिया से कोई नहीं बचा सकता। ये सब कहते हुए वह काफी खतरनाक लग रहा था। सिंघानिया बिला के बाहर एक कार आकर रुकती है। उसमें से दक्ष, दक्षिता, अभी और अक्षत निकलते हैं। कार की आवाज सुनकर रागिनी जी और राकेश जी बाहर आते हैं। उन दोनों को अभी ने पहले ही दक्ष और दक्षिता के बारे में बता दिया था। वो दोनों कब से उनके आने का इंतजार कर रहे थे। दोनों आज काफी खुश थे। रागिनी जी और राकेश जी दक्ष और दक्षिता को गले लगाते हैं। वही दक्ष और दक्षिता अपने दादा दादी से मिलकर काफी खुश थे। अभी मॉम डैड आप इन दोनों को अंदर तो ले चलो। रागिनी जी हाँ में गर्दन हिलाती है। रागिनी जी उन सभी को बाहर रुकने के लिए कहती है। रागिनी जी जल्दी से एक मेड से आरती की थाल मंगाते हैं। दक्ष और दक्षिता की आरती उतारती है। आरती करने के बाद वह उन्हें अंदर ले जाती है। आज उन्होंने उन दोनों का फेवरेट खाना बनवाया था। दक्ष और दक्षिता इतना टेस्टी खाना देख खुश हो जाते हैं। बड़े मजे से खाना खाते हैं।
खाना खाने के बाद रागिनी जी और राकेश जी उन दोनों को उनके रूम में ले जाती है जो उन्होंने स्पेशल उन दोनों के लिए बनवाया था। उस रूम में लड़के और लड़कियों वाले काफी टॉयज थे। दोनों अपने अपने टॉयज देख काफी खुश हो जाते हैं। रागिनी जी, राकेश जी, अभी और अक्षत सभी बच्चे बन गए थे दक्ष और दक्षिता के साथ। सभी हॉल में चोर पुलिस खेल रहे थे। जहां दक्ष, अभी, अक्षत और दक्षिता पुलिस बने थे, उनके हाथ में टॉयज गन थी, वही राकेश जी, घर के सर्वेंट्स और रागिनी जी चोर बने हुए थे। वे चोरों उन सभी को पकड़ लेते हैं। उसके बाद सभी पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। हॉल में काफी शोर हो रहा था। शोर सुनकर ऋषि भी अपने कमरे से निकल बाहर आता है। वह हॉल में दो बच्चों को देख हैरान हो जाता है। वह रागिनी जी और रागिनी जी को पूछता है, मॉम ये दोनों क्यूटीज कौन है? रागिनी जी, ये तुम्हारे नेफ्यूज, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन एंड देवेश के बच्चे हैं। ऋषि हैरान होते हुए, क्या, कैसे और कब? रागिनी जी छोटी आंखें करते हुए, क्या, कैसे और कब से क्या मतलब है तेरा? ऋषि, मॉम ये सब कैसे हुआ और हमें इनके बारे में पता क्यों नहीं था? रागिनी जी, ये दोनों तुम्हारे बेवकूफ भाई की वजह से हमसे दूर थे। वही दक्ष और दक्षिता रागिनी जी से पूछते, दादी ये अंकल कौन है? ऋषि घुटने के बल बैठते हुए दक्ष और दक्षिता के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, बेबी मैं आपका चाचू हूँ। दक्षिता, आप तो बहुत हैंडसम हो चाचू। दक्ष चिढ़ते हुए ऋषि की तरफ मुंह बनाते हुए, पर आप मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं है। वही अभी अपने घुटने के बल बैठकर, हाँ मेरा छोटकू सबसे हैंडसम है। दक्ष एंजल स्माइल विद अ हेलो, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, आप मुझे छुटकू मत कहो। अभी दक्ष के गाल खींचते हुए, ऑक माय लिटिल हैंडसम बॉय। दक्षिता उदास चेहरा बनाते हुए, एंजल आप दक्षी से प्यार नहीं करती, आप सिर्फ भैया से प्यार करती है। अभी उसके गाल पर किस करते हुए, अंजल अपनी क्यूटी से बहुत प्यार करती है। वही अक्षत दक्ष और दक्षित को अभी से दूर करते हुए कहता है तुम दोनों अभी से दूर हटो, ये सिर्फ मेरी एंजल है। दक्ष और दक्षिता अक्षत को घूरने लगते हैं। वो दोनों उसे अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगते हैं। थैंक्स फॉर लाइक्स एंड योर्स कमेंट्स। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।